नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार के अंतर्गत अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस बीच अमित शाह ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाकर भारत के स्वास्थ्य ढांचे को ऊपर उठाया है। और हरियाणा का बजट हुड्डा साहब शायद कल देखेंगे अखबार में। हुड्डा साहब, आप 37,000 का छोड़कर गए थे। हमारे सैनी ने इसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। 2 लाख करोड़। आज सैनी जी मेरे डेटा को सुधारते ही जा रहे हैं। एक प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जो हमारे देश के स्वास्थ्य को पूरी व्यवस्था इसकी फिट करने से लेकर, पोषण से लेकर, टीका लगाने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने तक एक माला में पिरोने का काम ये 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और उसके बाद नंबर आया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 64,000 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसके लिए खर्च कर एक बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक खाका बनाने का काम। 730 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाए गए। 4382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए और 602 क्रिटिकल केयर बॉक्स ये 10 साल के अंदर नए निर्मित किए गए। ये जब हो जाता है तब दिखता नहीं है, मगर करने में बड़ा व्यय होता है। 13-14 के भारत सरकार के बजट में 37,000 करोड़ स्वास्थ्य के लिए बजट था और 25-26 के करोड़ बजट में 1,37,000 करोड़ है। 1 लाख करोड़ की वृद्धि सालाना नागरिकों के स्वास्थ्य के पीछे हुई। और आज मैं मेडिकल कॉलेज में आया हूं तब भी बताना चाहता हूं, हमारे यहां जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब देश में 7 एम्स थे। ये 7 में से 6 भी अटल जी के टाइम में बने थे। कांग्रेस के टाइम में एक ही राजकुमारी अमृत कौर बनाकर गई थी। इसके बाद 6 एम्स अटल जी ने बनाए और आज 2024 में 23 एम्स है। वो बताता है कि कितनी व्यवस्थाएं बढ़ी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी और इससे बढ़कर 2 गुना होकर 766 हुई। 51,000 MBBS की सीटें थी बच्चों के लिए और 1,15,000 सीटें हो चुकी है और 85,000 सीटें ये 5 साल में हम बढ़ाने वाले। 2 लाख सीटें, हर साल 2 लाख बच्चे डॉक्टर बनकर देश के लोगों की सेवा करने के लिए बाहर आएंगे। पीजी की सीट 31,000 थी, उससे बढ़कर 73,000 हुई। अब जब ये 85,000 सीटें हम बढ़ाएंगे तो अनुपात में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें भी अपने आप बढ़ जाएंगी। मित्रों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जब मेडिकल की कॉलेज की मैं बात करता हूं, 387 से 766 हुए, तब आपको लगता है कि ये सिर्फ पढ़ने की सुविधा बढ़ी है। ऐसा नहीं है। जब एक मेडिकल कॉलेज चलता है तो हम सब रूल्स जानते हैं कि एक फ्री अस्पताल चलाना पड़ता है और 14 के 14 विभाग वो अस्पताल में रखने पड़ते हैं, क्योंकि छात्र को पढ़ाने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसका मतलब हुआ इस देश में 766 संपूर्ण अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों का इलाज करने वाले बनाने का काम हो चुका है, जो हमारे हर जिले में, देश के 750 जिले में 766 अस्पताल बने हैं। और भाजपा शासित सभी राज्यों का संकल्प है कि मिनिमम
हर जिले में एक अस्पताल बना जाए। राजधानी के अंदर 3 है, एक मेडिकल कॉलेज राजधानी में के अंदर 3 है तो नहीं गिना जाए। और मुझे विश्वास है कि अगले 5 साल के अंदर देश का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां मेडिकल कॉलेज नहीं होगा और फ्री अस्पताल नहीं है। कैसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है, क्योंकि एक समान विचार की पार्टी के लोग जब सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करते हैं तो ऐसा ही होता है। इसका बेस्ट उदाहरण है तो हमारा हरियाणा है। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा बारसा जिला झज्जर में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। मालवा जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया है। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। आदरणीय साथियों, हाल ही में मैंने वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 9,931 करोड़ रुपए के बजट को हमने बढ़ा करके 10,159 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा भी हमने कई नई पहलें वो की। राजधानी जयपुर में निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्तांतरित हुए निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपए के MOU की आज ग्राउंड ब्रेकिंग की गई है। आज का निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइल स्टोन इम्पैक्ट 1.0 पर केंद्रित है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए थे। एम को धरातल पर उतारने के हमारे प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए त्रिस्तरीय रिव्यू मैकेनिज्म बनाया है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को जिस राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है, राजस्थान दिवस की आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज चेटी चंडी भी है, उसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। चैत्र नवरात्रा के पावन पर्व पर भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस राजस्थान का इतिहास है, और इस इतिहास के बारे में संवत 2006 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 1949 को 19 रियासतें कुछ ठिकानों को मिलाकर के हमारे राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में जो स्थापना हुई थी, वो शायद पहली बार ही अब की बार आया है जो जिसका हमने राजस्थान दिवस मनाया है। क्योंकि आप हम सभी देखते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं हम सबको पता रहता है, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी हम वर्षगांठ मनाते हैं तो हमें उसमें विचार करना चाहिए।
क्योंकि राजस्थान की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग की शुभ घड़ी में हुई थी। तो हमने निर्णय लिया है कि आगामी राजस्थान दिवस इसी तिथि को मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हमेशा यह कार्यक्रम हमारा होगा। क्योंकि मैं देखता हूं आपकी जब शादी होती है तो वो तिथि के अनुसार होती है। आपका जो योग निकलता है, शादी का मुहूर्त निकलता है, वो उसी से निकलता है, लेकिन उसमें तारीख तो होती है। आप कोई भी मुहूर्त निकालेंगे तो कोई ना कोई तारीख तो होगी, लेकिन हम उस शुभ घड़ी को, उस शुभ जो समय आता है, क्योंकि अगर हम खगोल शास्त्रीय के हिसाब से हम देखेंगे, ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे, हम सबके वो गण गुण भाग वो मिलाए जाते हैं, उसके आधार पे ही तो निकलती हैं अग्रवाल साहब, यही है ना। तो उसको हम भूल जाते हैं, हमें उसको आधार मानते हुए उसको चलना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के लिए ऐसा शुभ अवसर है, शुभ संयोग है, जो हमने उस घड़ी हमारे राजस्थान की स्थापना हुई थी उसी को हम मानते हुए आगे हमने बृहद राजस्थान की स्थापना के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुभ तिथि को चुना है, और वो आगामी भी इसी दिवस के हिसाब से वो मनाया जाएगा। इस बार आपने देखा है कि राजस्थान दिवस, स्थापना दिवस को हमने हमारे राजकीय कार्यक्रमों से जोड़ा है। 7 दिवसीय लगातार हमारे कार्यक्रम हुए हैं, 25 से 31 लगातार हमारे कार्यक्रम चले हैं, और आज ये हमारे 7 दिवसीय में अंतिम हमारा ये कार्यक्रम है हमारे राजस्थान दिवस का। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जिसे लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के हम चल रहे हैं। और वो विजन हमारा है महिला, किसान, युवा, गरीब, अंत्योदय कल्याण की जो ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, हमने वो प्रदेशवासियों को इन 7 दिवस के माध्यम से हमने उनको देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे जाए, और आपने देखा है हमारा राजस्थान में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखते हैं उन संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं कह सकता हूं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्थिक क्षेत्र में विकसित राजस्थान के रूप में भी पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान अलग अपनी पहचान बना सकता है। ये जो हम मनाते हैं वो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी का हृदय से स्वागत भी मैं करता हूं, और इस ऐतिहासिक क्षण जो हम कर रहे हैं उसको भी व्यक्त करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज का यह कार्यक्रम निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। आप देख रहे हैं राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0, इसके लिए हम केंद्रित होकर के हम काम कर रहे हैं, जो राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए हमारे प्रयास और प्रगति को दर्शाता है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लेकर कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुए, तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया, और पहली बार ये परिपाटी बदलकर फिर से हमको सरकार में आने का मौका प्रदान कर दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान करके दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी भाइयों। और इस ऐतिहासिक यूसीसी को साकार करने के लिए हमें अपना समर्थन दिया। मैं इस सम्मान को
अपने राज्य की उस देवतुल्य जनता को समर्पित करता हूं जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखा। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता लागू करके देश में सभी के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित करने का यह विचार कोई नया नहीं है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से कही है या संक्षिप्त में कही है, आप सबके सामने बातें रखी और हमारी पार्टी का, हमारी विचारधारा का जनसंघ के समय से ही यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यहां तक कि संविधान निर्माताओं ने भी इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया था। मुझे गर्व है कि हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर संविधान निर्माताओं को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुच्छेद 44 की भावना को साकार करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के गुणा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का अंत करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीए का कानून लागू करना हो, या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, ये सभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक देश एक चुनाव को जनता और देश के हित में सही निर्णय करार दिया। साथ ही सांसदों को इसके फायदे बताने के लिए जनता के पास जाने का निर्देश दिया। नड्डा ने बीजेपी के स्थापना दिवस और अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रम सांसदों को दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में एक देश एक चुनाव के लिए माहौल बने, इस दिशा में काम होना चाहिए, क्योंकि बार बार चुनाव जनता और देश हित में नहीं है। सांसदों को कहा गया कि इस मुद्दे पर जनता के पास जाएं, उनको एक देश एक चुनाव के फायदे बताएं। वहीं अंबेडकर जयंती के दिन सांसदों को अनुसूचित जाति के बस्तियों में बिताने के निर्देश दिए गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैं आज यहां आ रहा था तो जानबूझकर मुझे पुलिस ने रोका। 1 घंटे तक बात करने के बाद मुझे आगे जाने दिया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जब मैंने जानना चाहा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं इसे क्या समझूं? क्या ऐसा दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि हम दूसरे लोगों के समारोह में शामिल ना हों? बीजेपी यह देश संविधान से नहीं चला रही। साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहां पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि
ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। सहारनपुर जिले में ईद की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर निकले और जाम लगा दिया। साथ ही एक युवक को उस भीड़ में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईद की नमाज पढ़ने के बाद नमाजी घंटाघर पर पहुंचे, घंटाघर जाम लगा दिया और उसके बाद फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। वहीं कुछ लोग हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे थे। हालांकि थोड़ी देर में ही घंटाघर की सड़क बिल्कुल खाली हो गई। यूपी के सभी जिलों की मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सभी मस्जिदों के आसपास पुलिस की तैनाती भी देखने को मिली। खबर मेरठ से है, जहां ईद की नमाज के बाद मुस्लिमों ने पोस्टर लहराया। सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकते, हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, ऐसा पोस्टर में देखने को मिला। जहां शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है तो पोस्टर में कई तरह की बातें यहां पर देखने को मिली है। कावड़िया सड़क पर निकलता है, रामनवमी यात्रा सड़क पर करता है, दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़ता है, गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाता है। तो मेरठ में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर निकले और पोस्टर लेकर उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। तो पोस्टर में साफ तौर पर कई बातें देखने को मिली। उसमें लिखा था कि दिवाली सड़कों पर मनाते हैं, कावड़ यात्रा भी सड़कों से ही गुजरती है, गणेश चतुर्थी भी सड़कों पर मनाई जाती है, दिवाली भी सड़कों पर मनाई जाती है, पटाखे भी सड़कों पर फोड़े जाते हैं। तो हम आखिर क्यों सड़कों पर नमाज ना पढ़ें? तो मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। आज ईद का दिन था। ईद के दिन उन्होंने कहा कि सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते, हिंदू भी कावड़ यात्रा सड़कों पर निकालते हैं, गणेश चतुर्थी की यात्रा भी निकाली जाती है, पटाखे भी वहां पर सड़कों पर फोड़े जाते हैं। तो मेरठ का ये पूरा मामला है। हालांकि मेरठ के अलावा भी कई जिलों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। मुरादाबाद, हापुड़ और सहारनपुर में भी आज के दिन ये घटनाएं देखने को मिली। मुख्यमंत्री धामी द्वारा आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जनपद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हरिद्वार जनपद के औरंगजेबपुर का शिवाजी नगर, गाजीवाली का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योतिबा फूले नगर, मोहम्मदपुर जट का मोहनपुर जट, खानपुर कुरसली का अम्बेडकर नगर, इंद्रीसपुर का नंदपुर, खानपुर का श्री कृष्णापुर, अकबरपुर फाजिलपुर का नाम विजयनगर किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।